दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल योगी क्लासेस पे। तो हमने जो लक्ष्य रखा है कि हमें 1 से 1.5 साल के अंदर हमें यूपीएससी पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर देना है, तो हम करके रहेंगे कैसे भी। देखिए, हमने जो पॉलिटी स्टार्ट की थी और जब हमने ज्योग्राफी साथ में स्टार्ट की है, एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से, तो जो आपकी पॉलिटी है वो 2 से ढाई महीने में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी और समय से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि जो आपकी ज्योग्राफी है उसके भी लेक्चर आपको समय से मिलते रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले दिन आपको बताया था बेसिक में ज्योग्राफी की परिभाषा और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सौर मंडल में पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब। ग्लोब के बारे में आज हम जानेंगे कि ग्लोब होता क्या है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ग्लोब। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति बताइए कैसी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है। और जो दीर्घवृत्ताकार आकृति कैसी होती है? ऊपर से और नीचे से थोड़ी प्रेस हुई होती है। अगर हम कहें तो, अगर मैं ये कहूँ कि जो पृथ्वी की आकृति है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई होती है। अगर हम कोई गोल आकृति लेते हैं, जैसे हमने कोई गोल आकृति ली और ऊपर से और नीचे थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया, तो जो थोड़ा सा प्रेस करना है तो हमें जो आकृति मिलेगी उसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार आकृति। तो क्या आंसर है हमारा? हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार। लेकिन हमें कक्षा 5 तक क्या पढ़ाया जाता है कि हमारी पृथ्वी की आकृति गोल है, यानी पृथ्वी गोल है। ऐसा हमें कक्षा 5 के स्तर तक बताया जाता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत बताया जाता है कक्षा 5 के स्तर तक कि पृथ्वी की आकृति गोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है, जो हमें कक्षा 10th और 12th में बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है। अगर हम देखें वास्तव में पृथ्वी की आकृति कैसी है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी की आकृति न तो गोलाकार है, न ही अंडाकार है, न ही दीर्घवृत्ताकार है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है त्रिविमीय दीर्घवृत्ताकार। इतनी बात समझ में आई? हाँ, दीर्घवृत्ताकार सही है, लेकिन वो कक्षा 12th के स्तर तक। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको पृथ्वी की आकृति कैसे मिलेगी? त्रिविमीय दीर्घवृत्ताकार। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी काफ़ी बड़ी है और जिसका अध्ययन करना, डीपली अध्ययन करना शायद नामुमकिन है। अगर हम एक एक चीज़ का अध्ययन करें पृथ्वी के बारे में तो शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इतनी बात समझ में आई? तो हमने क्या किया कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने उस पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप है उसको हमने छोटे रूप में ले लिया और उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोब। इतनी बात समझ में आई? ग्लोब क्या है? अगर प्रश्न बनता है ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का छोटे रूप में वास्तविक प्रतिरूप। इतनी बात समझ में आई? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटे रूप में वास्तविक प्रतिरूप। ठीक है, यानी एक तरह से हम कहें तो जो ग्लोब होता है वो एक्चुअल में पृथ्वी है, लेकिन उसका आकार क्या कर दिया गया है? छोटा कर दिया गया है। अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब दिखने में ऐसा होता है। यहाँ पे आपको महासागर, महाद्वीप और देशों को दर्जा दिया जाता है ऐसे करके। इसको बोलते हैं ग्लोब। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोब। ग्लोब दिखने में ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आती है? अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अगर ग्लोब छोटे होते हैं तो उन्हें क्या होगा? उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, क्योंकि वह जो ग्लोब है वो छोटे हैं। और कुछ पॉकेट के ग्लोब होते हैं, जैसे गुब्बारा आपने देखा होगा, जो गांव में मेला लगता है उनमें क्या है? ग्लोब मिलता है, यानी गुब्बारे के रूप में। यानी गुब्बारे पे क्या है? द्वीप, महाद्वीप, सागर, देश, ये सारे क्या छपे हुए रहते हैं, तो वो क्या है? पॉकेट ग्लोब जिसको हम बोल सकते हैं। और कुछ ग्लोब होते हैं बड़े। कुछ ग्लोब कैसे होते हैं? बड़े होते हैं।
जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। तो क्या बात समझ में आई? ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं, ग्लोब छोटे भी हो सकते हैं, और ग्लोब पॉकेट वाले भी हो सकते हैं। यानी ग्लोब की अगर हम बात करें तो जो ग्लोब का वर्गीकरण है वो क्या है? छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब और पॉकेट ग्लोब। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी क्या कहती है? यही है ना, दीर्घवृत्ताकार। तो हमारी ये पृथ्वी हो गई। इस पर द्वीप, महाद्वीप और देश दर्शाए जाते हैं ग्लोब पे। ग्लोब पे क्या दर्शाया जाता है? देश, द्वीप, महाद्वीप, ये सारी चीज़ें ग्लोब पे दर्शाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आती है? ग्लोब पे दर्शाई जाती हैं देश, महाद्वीप और द्वीप। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भीतर से होता है। ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है, ये इसको बोला जाता है अक्ष। इसको क्या बोला जाता है? अक्ष। ये ग्लोब को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है? ग्लोब को घुमाने के लिए है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी अक्ष पृथ्वी पे नहीं है। इसको होती है, वास्तव में ऐसा कोई ग्लोब नहीं होता है पृथ्वी पे। इतनी बात समझ में आती है? काल्पनिक रेखा होती है, और पृथ्वी पे ऐसी कोई काल्पनिक रेखा नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अब हम समझते हैं जो मैंने आपको वर्ड बताए, देश, द्वीप और महाद्वीप के बारे में। ये सारी चीज़ें समझेंगे अभी। अगर हम बात करें देश की, तो देश क्या होता है? देश क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना है हिंदुस्तान, भारत सुना ही होगा। तो भारत क्या है? एक देश है। इतनी बात समझ में आती है? भारत क्या है? एक देश है। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी एक देश है। अमेरिका ये भी एक देश है। देश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंट्री। क्या बोला जाता है? कंट्री। ठीक है। जैसे रूस, ये भी एक देश है। ऑस्ट्रेलिया ये भी क्या है? एक देश है। तुम्हें समझ में आती है? ये तो आपने खैर नाम सुने ही होंगे। अगर हम बात करें भारत की जो कैपिटल है वो क्या है? न्यू दिल्ली। भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और मॉस्को कहाँ बसा हुआ है? मस्कोवा नदी के किनारे। मॉस्को कहाँ बसा हुआ है? मस्कोवा नदी के किनारे। इतनी बात समझ में आती है? और जो वाशिंगटन डीसी है वो कहाँ बसा हुआ है? कुटुमुक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी कहाँ बसा हुआ है? कुटुमुक नदी के किनारे। अगर हम बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। यह आपको पता होना चाहिए। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और कैनबरा कहाँ बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग नदी। कैनबरा कहाँ बसा हुआ है? मर्रे डार्लिंग नदी। प्रश्न यह बनता है कि मर्रे और डार्लिंग नदी दो अलग अलग नदी हैं। अगर हम बात करें यहाँ से, तो जो प्रश्न ये बनेगा कि मर्रे नदी और डार्लिंग नदी में कौन सी नदी बड़ी है और कौन सी नदी छोटी है? तुम्हारा जो जवाब होगा, मर्रे नदी डार्लिंग नदी की तुलना में छोटी है, और जो डार्लिंग नदी है मर्रे नदी की तुलना में काफ़ी बड़ी है। इतनी बात समझ में आती है? और भी देश हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। इतनी बात समझ में आती है? जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरब एक देश है। सऊदी अरब क्या है? एक देश है। और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। इतनी बात समझ में आती है? और अगर हम बात करें रियाद की, तो रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यानी सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका नाम है किंग अब्दुल खालिद एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका?
किंग अब्दुल खालिद एयरपोर्ट। अगर हम बात करें यमन की, यमन भी एक कंट्री है, यमन भी एक देश है, और यमन की जो कैपिटल है वो है सन्ना। यमन की कैपिटल क्या है? सन्ना। जैसे आपने सुना होगा हातिम ताई, यमन का शहजादा हातिम, होबो। खैर वो तो एक सीरियल था, शायद आपने देखा भी होगा वो नाटक। तो यमन का ही था वो शहजादा, यमन का शहजादा हातिम। अगर हम बात करें ओमान की, ओमान भी एक देश है, और ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो ये सारे देश हैं, और भी बहुत सारे देश। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में 48 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, 48 देश आते हैं। इतनी बात समझ में आती है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? देश हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू, याद रहना चाहिए। नेपाल की काठमांडू और भूटान की थिम्पू कैपिटल है उसकी। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। तो ये सारे देश हैं। इतनी बात समझ में आती है देश के बारे में? ठीक, देश समझ में आए। अब हम देखते हैं द्वीप के बारे में। देखेंगे द्वीप के बारे में कि द्वीप क्या होता है। द्वीप, द्वीप को बोला जाता है आइलैंड। द्वीप को क्या बोला जाता है? आइलैंड। अगर हम बात करें द्वीप की, तो ज़मीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा हुआ रहता है, द्वीप कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। यानी ज़मीन का वह स्थान जिसके चारों तरफ पानी है, स्थल नहीं है, वह क्या कहलाता है? द्वीप। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ पानी है। अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। जो हम बात कर रहे हैं द्वीप के बारे में, तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। अगर हम बात करें गुजरात की, बहुत छोटा द्वीप है, क्या नाम है उसका? पिरोथन। गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में क्या है? एक पिरोथन द्वीप है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप, इसके चारों ओर पानी है, वह क्या है? एक द्वीप है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है? एक द्वीप है, एक आइलैंड है, क्योंकि जिसके चारों तरफ पानी है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक द्वीप है। अगर आप वर्ल्ड के मानचित्र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके चारों ओर पानी भरा हुआ है, यानी ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या एक द्वीप है। तो पहले हम ये बात समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप, ठीक है। और ग्रीनलैंड की जो राजधानी क्या है? नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक या फिर नूनक ललित। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। यानी ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में पड़ता है। तो जब हम द्वीप को विस्तार से पढ़ेंगे तब हम उसमें ये जानेंगे द्वीप के बारे में कि द्वीप होता क्या है। अभी सिर्फ आपको मोटे तौर पर समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप। इसकी कैपिटल क्या है? नूक या नूनक ललित। अगर हम बात करें वहाँ पे आबादी की, तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे। और जो 60,000 व्यक्ति रहते हैं वो कौन हैं? एस्किमोज हैं, जिनको क्या कहा जाता है? एस्किमोज। और एस्किमोज को हिंदी में बोला जाता है आदिवासी। यानी जो वहाँ पे 60,000 लोग रहते हैं वह आदिवासी हैं। और डेनमार्क दुनिया का, यानी जो डेनमार्क में पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। ये जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में, ठीक है। और ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे कोई भी रेलवे सुविधा नहीं है। अगर आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई रेलवे सुविधा नहीं है। दुनिया का ऐसा द्वीप है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में रेलवे सुविधा है, ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड में रेलवे सुविधा नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। जब वहाँ पे सूरज निकलता है तो काफ़ी एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी रोमांटिक किस्म के होते हैं ग्रीनलैंड के, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो काफ़ी रोमांटिक किस्म के होते हैं, जो होना भी चाहिए। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड के बारे में, तो ग्रीनलैंड हमने क्या बात की? जो कैपिटल है वो क्या है ग्रीनलैंड की? नूक या नूनक ललित। नूनक ललित, ठीक है।
ये ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क में है। डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क कहाँ पड़ता है? यूरोप का एक देश है। ठीक है। डेनमार्क क्या है? यूरोप का एक देश है। अगर हम बात करें डेनमार्क की तो ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। तो जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, तब हम जानेंगे, एक एक बारीक चीज़ समझेंगे द्वीप के बारे में। इतनी बात समझ में आई? अभी सिर्फ हमें मोटे तौर पे समझना है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड का द्वीप, और द्वीप किसे कहा जाता है? यानी ज़मीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ जल से घिरा रहता है, द्वीप कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब हम बात करेंगे महाद्वीप की। तो महाद्वीप क्या होता है? अगर मैं बोलूँ महाद्वीप को कॉन्टिनेंट, महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है। महाद्वीप को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंट, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। और कॉन्टिनेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी देशों का समूह। अर्थात महाद्वीप का तात्पर्य क्या निकला? देशों का समूह। यानी महाद्वीप किसे कहा जाता है? देशों के समूह को महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम बात करें, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। उसके बाद में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद में यूरोप महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, अभी नाम चेंज कर दिया 2014 में। तो उसका नाम जो नाम रख दिया गया ओशिनिया महाद्वीप, यानी ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। इतनी बात समझ में आई? और जो लास्ट है 7वें नंबर का, उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर हम बात करें, अटलांटिक एक वर्ड है, इनमें क्या थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कौन सा महाद्वीप है और कौन सा महासागर है। तो जो अटलांटिक है वो एक महासागर है, और जो अंटार्कटिका है वो एक महाद्वीप है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अभी हम बात करेंगे, जो हम ग्लोब पढ़ रहे थे, खैर टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए। खैर, जब हम इनको डीप से पढ़ेंगे कब? जब हम मानक पुस्तक पढ़ेंगे। जब हम स्टैंडर्ड बुक को स्टार्ट करेंगे तब हम इनको डीप से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हमें सिर्फ मोटे तौर पे समझना है कि ये क्या होते हैं। अब हम बात करें तो एक और काल्पनिक रेखा, जैसे मैंने बताया, अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब पे। तो हम एक काल्पनिक रेखा की बात करेंगे जो पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी ये है, पृथ्वी है ये, एक और काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी पे जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देती है। हमारी पृथ्वी हो गई, ये काल्पनिक रेखा है जो 2 बराबर बराबर टुकड़ों में इसको बांट दिया। जो ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, क्या बोला जाता है इसको? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आई? यानी जो उत्तर में है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इतनी बात समझ में आती है। और इस काल्पनिक रेखा को बोला जाता है विषुवत, विषुवत व्रत। इतनी बात समझ में आती है। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि विषुवत व्रत किसे कहते हैं, विषुवत व्रत पृथ्वी को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देता है। यानी पृथ्वी को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटने वाला जो व्रत है उसको विषुवत व्रत कहा जाता है। विषुवत व्रत का अगर दूसरा नाम की बात करें तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इतनी बात समझ में आती है। और भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को बोला जाता है इक्वेटर, इक्वेटर। और इक्वेटर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आती है। यानी पृथ्वी को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटने वाला होता है विषुवत व्रत, और विषुवत व्रत को बोला जाता है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा क्या होती है? इक्वेटर। और इक्वेटर का मान कितना होता है? 0 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ पे कोरियोलिस बल की, तो यहाँ पे जो कोरियोलिस बल है उसका मान कितना होता है? 0, 0 से 5। ठीक है। अगर हम बात करें एक और काल्पनिक रेखा की जो यहाँ पे है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, ये तुम्हारा 0 डिग्री हो गया।
अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर उत्तर, ठीक है। अगर हम जाएंगे विषुवत के उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री। हमने यहाँ पे 23.5 डिग्री क्यों माना? क्योंकि ये जो आधारभूत काल्पनिक रेखाएं हैं, क्या है ये आधारभूत काल्पनिक रेखाएं हैं, इसलिए हमने इनको 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण मानेंगे। इसको यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण दक्षिण। तो हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कर्क रेखा। इतनी बात समझ में आती है? कर्क रेखा, यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री चलने पर हमें कर्क रेखा मिलती है। इतनी बात समझ में आती है। और अगर हम विषुवत वृत्त के दक्षिण में अगर हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो हमें कौन सी मिलती है? मकर रेखा मिलती है, मकर रेखा। इतनी बात समझ में आती है? यानी उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम और जाएंगे यहाँ पे ऊपर में 66.5 डिग्री पे उत्तर में, तो यहाँ क्या मिलेगा? उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत। इतनी बात समझ में आती है? 66.5 डिग्री पे होता है उत्तरी ध्रुव व्रत। और अगर हम दक्षिण में जाएंगे यहाँ पे, उसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत। दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव व्रत, और अगर उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव व्रत। अगर हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री उत्तर, और यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री दक्षिण। ये पोल लाइन को बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पोल, यानी ध्रुव। ये बात समझ में आती है? उत्तरी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ पोल। ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? इनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं, यानी पूरब यानी पश्चिम से पूरब खींची गई। यानी क्या बात समझ में आई? पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाएं होती हैं ठीक है। देशांतर रेखा ऐसी होती हैं अगर हम बात करें, यानी वर्टिकल होती हैं। अगर हम बात करें देशांतर रेखा क्या होती हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई पृथ्वी पे। कहाँ पे? पृथ्वी पे। यानी पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। इतनी बात स्पष्ट हुई। हमें सिर्फ अभी क्या पढ़ना है? क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही जानना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अभी हम डीप में नहीं जाएंगे, नहीं, ठीक है। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नहीं, चलिए यहाँ से एक और बात समझते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, जो यहाँ से ये हमारी धूप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर, और हमारी जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण। अगर हम बात करें तो जो सूर्य का प्रकाश है, इसके प्रत्येक अक्षांश पे चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 हो, यानी 23.5 डिग्री तक सूर्य एक वर्ष में एक बार सूर्य जो है सर के ऊपर होता है। अगर हम बात करें, ठीक है, जो समझ में आती है, जब वर्ष में यहाँ पे सूर्य सर के ऊपर होता है, इस एरिया में, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे वर्ष में सूर्य प्रत्येक अक्षांश पे चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, यहाँ पे जो सूर्य है वो कैसा होगा? साल में एक बार सर के ऊपर होगा। जब यहाँ पे सर के ऊपर होगा तो क्या होगा? ज़्यादा गर्मी होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो भौगोलिक भाषा में बहुत ज़्यादा गर्मी को बोला जाता है उष्ण। क्या बोला जाता है? भौगोलिक भाषा में ज़्यादा गर्मी को बोला जाता है उष्ण।
और ये जो एरिया है इसको बोला जाता है कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध। ये जो एरिया कौन सा है? उष्ण कटिबंध। क्या बात समझ में आई? 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक या कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंध या उष्ण ताप कटिबंध। तो बात समझ में आती है? या उष्ण ताप कटिबंध। अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ये 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण में, यानी मकर रेखा से लेके दक्षिणी ध्रुव व्रत और यहाँ पे कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव व्रत है यहाँ तक। ये जो एरिया है यहाँ पे कभी भी सूर्य सर के ऊपर नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। कैसी पड़ेंगी? ऐसे तिरछी पड़ेंगी ऐसे करके। तो जब यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं, यहाँ पे कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो यहाँ कभी भी जो सूर्य है वो सर के ऊपर कभी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मध्यम तापमान रहेगा भाई। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? नॉर्मल रहेगा। और नॉर्मल टेम्परेचर को बोला जाता है शीतोष्ण। क्या बोला जाता है? जो मध्यम तापमान है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, उसको भौगोलिक भाषा में मतलब क्या बोला जाता है? शीतोष्ण। बात समझ में आई? तो ये जो एरिया है ये इसको बोला जाता है शीतोष्ण, और ये जो एरिया है यहाँ पे ये शीतोष्ण। ठीक है, समझ में आती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है, और यहाँ तक तो सूर्य की किरणें खैर पहुँचती नहीं है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, और यहाँ पे ऐसे ही उत्तर में ऐसे ही दक्षिण में। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं ना तो एकदम 90 डिग्री पे पड़ती हैं, यहाँ पे क्या है? बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा ठंड रहती है, और भौगोलिक भाषा में या भूगोल की भाषा में ज़्यादा ठंड को क्या बोला जाता है? शीत। और ये क्या है? शीत कटिबंध। इसको क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। ये बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आई? 0 डिग्री विषुवत यानी भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ पे कोरियोलिस बल 0 होता है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो कोरियोलिस बल का मान है वो हमेशा और हमेशा क्या है? बढ़ता है। इतनी बात समझ में आती है? यानी 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाने पे यानी उत्तरी गोलार्ध में जाने पे, या 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में जाने पे, या फिर दक्षिण की तरफ में जाने पे जो कोरियोलिस बल है मतलब उसका मान हमेशा और हमेशा बढ़ता है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। और यहाँ पे 90 डिग्री, ये जो पोल है यहाँ पे 90 डिग्री पे विषुवत व्रत का मान मैक्सिमम होता है, महत्तम होता है। यानी जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है वहाँ पे कोरियोलिस बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री यहाँ पे भी कोरियोलिस बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे कोरियोलिस बल ज़्यादा है तो जो जी है गुरुत्व आकर्षण बल, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व आकर्षण बल, उसका भी मान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जी का मान घटता जाएगा, वैसे ही कोरियोलिस बल का मान घटता जाएगा। यानी जो कोरियोलिस बल है और जो जी का मान है, जी का क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पे। जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे या 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो उसका मान कम होता जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, काफ़ी छोटा लेक्चर है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जान लेते हैं कि जो राजकीय वेधशाला है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, कुछ फैक्चुअल पॉइंट जान लेते हैं। जैसे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? लंदन में।
ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? लंदन में, 0 डिग्री पे। जैसे आपने सुना होगा GMT, तो GMT का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। इतनी बात समझ में आती है? जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा GMT दिखाता है ना, तो वो क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, यानी यहाँ से, यहाँ का जो समय है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मानक याम्योत्तर रेखा है, मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? याम्योत्तर रेखा भारत में कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्योंकि जो लंदन है, लंदन के पूर्व में स्थित है भारत, तो यहाँ पे क्या होगा? 22.5 डिग्री ईस्ट है, मानक याम्योत्तर रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है? यूपी से। जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? यूपी से। यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक जगह है नैनी से ये रेखा गुजरती है। कौन सी? मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक, तो आज का लेक्चर इतना ही, काफ़ी छोटा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू।